जय हिंद दोस्तों। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल सिलेक्शन फार्मूला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज की क्लास हमारी मध्यकालीन भारतीय इतिहास से रहेगी और इस क्लास के अंतर्गत हम विजयनगर साम्राज्य को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे। साथियों, आपके लिए इस चैनल पर मध्यकालीन भारतीय इतिहास के सल्तनत काल के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर करा दिया गया है। अगर आपने वो वीडियोस ना देखे हों तो आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, विजयनगर साम्राज्य की कहानी शुरू होती है 1336 ईस्वी से। अब 1336 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1336 ईस्वी में दो भाई थे, एक का नाम था हरिहर और दूसरे का नाम था बुक्का। ठीक है, बुक्का। तो हरिहर और बुक्का ने एक नगर की स्थापना की, एक नगर बसाया, ठीक है, दक्षिण भारत में, और उस नगर का नाम रखा विजयनगर साम्राज्य। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की। अब ये स्थापना कब की? दूसरा क्वेश्चन ये भी बनता है। तो ये की थी 1336 ईस्वी में। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो हरिहर और बुक्का हैं ये थे कौन? तो साथियों, ये उस समय दक्षिण भारत में एक वंश था, काकतीय वंश। तो ये काकतीय वंश के कौन थे? सामंत थे, सामंत। तो काकतीय वंश के सामंत थे। और उस समय ये काकतीय वंश कहाँ पे था? तो साथियों, वहाँ एक क्षेत्र था वारंगल। ठीक है, तो वारंगल में था उस समय काकतीय वंश, और उस काकतीय वंश के सामंत थे हरिहर और बुक्का। और हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की 1336 ईस्वी में। अब आपको पता चल गया कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई। अब जान लेते हैं कि क्या कारण रहा इसको बसाने का, कैसे बसाया। तो साथियों, तुगलकों ने क्या किया था? वारंगल पर, यहाँ जो वारंगल है इस वाले वारंगल पर क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। और जब इस पर आक्रमण कर दिया था तो पूरे शहर को ही, पूरे क्षेत्र को ही तहस नहस कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था। तो इस समय दोनों भाई हरिहर और बुक्का यहाँ से चले गए थे कंपली, एक जगह है जिसे आप आने गोंडी के नाम से भी जानते हैं, और वर्तमान में उस जगह को कर्नाटक कहते हैं। ठीक है, तो ये कंपली में जाकर बस गए। और फिर बाद में क्या हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण का अभियान किया। जब दक्षिण अभियान मोहम्मद तुगलक कर रहा था तो ये दोनों भाइयों को, हरिहर और बुक्का को, बंदी बनाकर दिल्ली ले गया। और दिल्ली में जाके उसने क्या किया? इनसे बोला, भाई हिंदू धर्म को त्यागो और मुस्लिम धर्म स्वीकार करो। तो जब हरिहर और बुक्का से ज़बरदस्ती की गई तो इन्होंने मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया। और मुस्लिम धर्म को स्वीकार करने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक को इन पर भरोसा हो गया, और बाद में उसने इसे, दक्षिण भारत के थे ये, दक्षिण भारत के राज्य क्षेत्रों के बारे में जानते थे। तो साथियों, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? इन दोनों भाई हरिहर और बुक्का को दक्षिण भारत अभियान करने के लिए भेज दिया। और दक्षिण भारत में ये आए, इन्होंने कुछ राज्य क्षेत्र को जीता, और जिस राज्य क्षेत्र को जीता वहाँ पे उसका सामरिक महत्व बहुत ज़्यादा था। उसे एक नए नगर का नाम दे दिया, और वही है ये विजयनगर। विजयनगर पर साथियों आगे चलकर कई राजवंश शासन करते हैं, जिसमें सबसे पहला वंश है संगम वंश, उसके बाद सालुब वंश, उसके बाद तुलुब वंश और अराविडू वंश। और ये 300 वर्षों तक लगभग शासन करते हैं इस पर। ठीक है, इसी विजयनगर साम्राज्य का जो स्थान है, विजयनगर है, इसको वर्तमान में हम हम्पी के नाम से जानते हैं। ठीक है साथियों, तो ये था विजयनगर के बारे में सूक्ष्म जानकारी। अब हम इसको अपनी स्लाइड पर देख लेते हैं। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य। अब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में की। हरिहर और बुक्का कौन थे? तो ये वारंगल के काकतियों के सामंत थे। तुगलकों ने क्या किया था? वारंगल पर आक्रमण कर दिया था, वारंगल को तहस नहस कर दिया था। तो ये दोनों भाई हरिहर और बुक्का कंपली अथवा ओनेगोंडी, कंपली अथवा आनेगोंडी या ओनेगोंडी में आकर बस गए थे, जो कि वर्तमान कहाँ है? कर्नाटक में। मोहम्मद बिन तुगलक ने बाद में यहाँ अभियान किया था, और अभियान करके दोनों भाइयों को बंदी बना लिया था, और कहाँ ले गया था? दिल्ली। और दिल्ली में जाकर इन्होंने क्या स्वीकार कर लिया था? इस्लाम धर्म इन्होंने स्वीकार कर लिया था। ठीक है, अब क्या हुआ था आगे? जब इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था तो इन्हीं को मोहम्मद बिन तुगलक ने कहाँ भेज दिया? विद्रोहियों के दमन के लिए दक्षिण भारत भेज दिया। ठीक है, अब दक्षिण भारत के इन्होंने जिस क्षेत्र को जीता
तो तुंगभद्रा नदी के किनारे जो महत्वपूर्ण स्थान था उसको इन्होंने विजयनगर नाम दिया, विजयनगर के रूप में बसाया। साथियों वहीं विजयनगर में ये दोनों भाई शासन करने लगे। जब साथियों ये शासन करने लगे विजयनगर में, तो वहाँ से एक नया वंश उत्पन्न हो जाता है और इस वंश का नाम है संगम वंश। तो इन्होंने संगम वंश की नींव रखी और इनके गुरु थे एक विद्यारण्य। विद्यारण्य से ये प्रभावित हुए और विद्यारण्य से प्रभावित होने के बाद इन्होंने इस्लाम धर्म को त्याग दिया और प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद पुनः हिंदू बन गए। ठीक है, बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य पर किन वंशों ने शासन किया। तो एक है संगम वंश, सालुव वंश, तुलुव वंश और अराविडु वंश या आरविडु वंश। और साथियों इन चारों वंशों ने लगभग 300 वर्ष से अधिक तक शासन किया है। ठीक है, विजयनगर की बात करें तो इसका जो वर्तमान नाम है वो है हम्पी। ये हमने विजयनगर के बारे में थोड़ी सी सूक्ष्म जानकारी कर ली। अब साथियों विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला पहला वंश है संगम वंश। तो संगम वंश के बारे में जान लेते हैं और संगम वंश के प्रमुख शासकों को देख लेते हैं। तो संगम वंश का सबसे पहला शासक होता है हरिहर। ठीक है, और हरिहर के बाद दूसरा शासक होता है बुक्का। ये दोनों ही महत्वपूर्ण शासक हैं और ये संयुक्त रूप से शासन चलाते थे। ठीक है, तो जो हरिहर है वो 1336 से 1356 ईस्वी तक शासन करता है और जो हरिहर है उसकी नीति साम्राज्यवादी थी। ठीक है, ये साम्राज्य का विस्तार करता है, इधर उधर आक्रमण करता है, क्षेत्रों को जीतता है और अपने राज्य में मिलाता चला जाता है। ठीक है, ये जो हरिहर है ये अपनी राजधानी कंपली यानी कि ओनेगोंडी से विजयनगर ट्रांसफ़र भी करा लेता है, वहाँ ले जाता है और इसने कभी भी महाराजा धिराज या राजा की उपाधि धारण नहीं की। ठीक है साथियों, अब आगे बढ़ते हैं, अपनी इस जानकारी को स्लाइड पर देख लेते हैं। बात करते हैं संगम वंश के प्रमुख शासक। तो सबसे पहला प्रमुख शासक है हरिहर प्रथम और ये शासन करता है 1336 से 1356 ईस्वी तक, 20 वर्ष। ठीक है, 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम विजयनगर का शासक बना। उसने अपने शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की सीमा का विस्तार किया और ये अपनी राजधानी ओनेगोंडी से कहाँ ले जाता है, विजयनगर हम्पी ले गया। इसका कारण क्या था, जो ओनेगोंडी था जो उसकी राजधानी थी ये एक नदी के किनारे थी और ये बार बार बाढ़ की चपेट में आ जाती थी, इसलिए ये राजधानी को यहाँ से ट्रांसफ़र कर ले गया। ठीक है साथियों, और इसने कभी भी महाराजा धिराज या राजा की उपाधि धारण नहीं की और साथ ही इसके जो अगला शासक होगा बुक्का ने भी साथियों कभी भी महाराजा धिराज या राजा की उपाधि धारण नहीं की, क्योंकि इन दोनों भाइयों का जो राज्य था, साम्राज्य था, वो नया था और इनके चारों तरफ पुराने शासक थे और इन्हें लगा अगर हम महाराजा धिराज या राजा की उपाधि धारण करते हैं तो कहीं ये पड़ोसी लोग हमसे चिढ़ के हम पर अटैक न कर दें, इसीलिए ये नॉर्मली रूप से ही शासन करते रहे, कभी भी महाराजा धिराज या राजा जैसी उपाधि इन्होंने धारण नहीं की। अब 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है और ये स्थापना कहाँ होती है, विजयनगर साम्राज्य के उत्तर में। इसके बाद क्या होता है, जो विजयनगर साम्राज्य है ना उसका फैलाव, उसका विस्तार रुक जाता है, क्योंकि ऊपर की तरफ फिर ये अटैक नहीं कर पाते, दूसरे क्षेत्रों को नहीं जीत पाते क्योंकि वो क्षेत्र स्वतंत्र नहीं थे, वहाँ पर पहले से ही बहमनी साम्राज्य का उदय हो गया है, जिसे हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर 1356 ईस्वी में हरिहर प्रथम की मृत्यु हो जाती है और हरिहर प्रथम की मृत्यु के बाद साथियों अगला शासक कौन बनता है, तो अगला शासक उसी का भाई बनता है बुक्का प्रथम। बुक्का अब बाद में बुक्का दूसरा हुआ है इसलिए इसको बुक्का प्रथम कह देते हैं और ये भी लगभग 20-21 वर्ष शासन करता है। बुक्का क्या करता है साथियों, बुक्का का झगड़ा शुरू हो जाता है ऊपर वाले साम्राज्य से यानी बहमनी साम्राज्य से। एक किला था मुदगल का किला, उस पर आक्रमण करके क्या हो जाता है, ये बुक्का उस पर आक्रमण कर देता है और वहाँ से बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच में संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। और बुक्का कई सारे अभियान करता है और उन अभियानों में ये दक्षिण अभियान करता है एक और मदुरई के राजा के विरुद्ध। तो हमें पता चल गया कि हरिहर प्रथम के बाद शासक कौन बनता है, बुक्का। ठीक है, अब बुक्का के बारे में भी अपनी स्लाइड पर देख लेते हैं। तो जो बुक्का है वो 1356 से 1377 ईस्वी तक शासन करता है। 1356 में हरिहर प्रथम की मृत्यु के बाद बुक्का प्रथम अगला शासक हुआ। इसने वेदमाग प्रतिष्ठापक या प्रतिष्ठापक भी कह देते हैं साथियों इसे, की उपाधि धारण की।
बुक्का प्रथम ने बहमनी साम्राज्य के अधीन जो एक किला था मुदगल के किले पर आक्रमण कर दिया और यहीं से बहमनी और विजयनगर के बीच में संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। इसने मदुरई के राजा के विरुद्ध अभियान किया, लेकिन इस अभियान में बुक्का से ज़्यादा जो एक्टिव था वो था इसका बेटा कंपन। तो कंपन की इसमें विशेष भूमिका थी और उसी ने यहाँ विजय दिलाई। इसीलिए जो कंपन की पत्नी थी ना गंगा देवी ने संस्कृत में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था मदुरई विजयन। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। और बुक्का प्रथम को साहित्यकारों ने 3 समुद्रों का स्वामी कहा, किंतु इसने कभी भी महाराजा की पदवी धारण नहीं की। ये महाराजा धीराज या राजा की इन्होंने उपाधि दोनों भाइयों ने धारण नहीं की। और ये जो बुक्का है ये विदेश नीति में ज़्यादा विश्वास रखता था, तो इसने विदेश नीति के विस्तार के लिए अपना एक दूत मंडल चीन भेजा था। ठीक है साथियों, माना जाता है कि हरिहर और बुक्का दोनों संयुक्त शासन करते थे, दोनों भाई मिलकर शासन चलाते थे और इन्होंने संयुक्त शासन चलाया। तो साथियों, जब बुक्का प्रथम की मृत्यु हो जाती है उसके बाद अगला शासक कौन बनता है? तो अगला शासक बनता है हरिहर द्वितीय। ठीक है, अब हरिहर द्वितीय का क्या था, उसकी जो शासन करने की नीति थी वो अलग थी। वो अपने दोनों पूर्ववर्ती राजा यानी कि हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम के अपोजिट एक काम करता है, उपाधि ग्रहण करने का। उन्होंने कोई महाराजा धीराज वगैरह की उपाधि धारण नहीं की। तो हरिहर द्वितीय ने राज्य परमेश्वर और महाराजा धीराज जैसी उपाधियां धारण की। साथियों, इसने कई क्षेत्रों को भी जीता था जिसमें कनारा, मैसूर, त्रिशनापल्ली और कांची प्रमुख हैं। और इन क्षेत्रों को जीतकर इसने अपने राज्य में मिला लिया था। एक बार क्या हुआ था, राज्य के विस्तार करने के लिए इसने श्रीलंका पर भी आक्रमण कर दिया। एक व्यक्ति हैं सायण, जो बहुत ही अच्छे ऋग्वेद के टीकाकार हैं, वो इसके दरबार में थे और इसके प्रधानमंत्री थे। और हरिहर द्वितीय के शासनकाल में साथियों व्यापार को बहुत बढ़ावा मिला था। ठीक है, तो ये था बुक्का प्रथम के बाद हरिहर द्वितीय। अब हम इसको अपनी स्लाइड पर देख लेते हैं। हरिहर द्वितीय, और ये शासन करता है 1377 से 1406 ईस्वी तक। 1377 में बुक्का प्रथम की मृत्यु के बाद हरिहर द्वितीय शासक बना। इसने अपने पूर्ववर्ती दोनों राजाओं के विपरीत राज्य परमेश्वर और महाराजा धीराज जैसी उपाधियां धारण की। इसने कनारा, मैसूर, त्रिशनापल्ली और कांची को जीतकर अपने राज्य क्षेत्र में मिला लिया। इसने क्या किया, राज्य का विस्तार करते करते कहाँ तक पहुँच गया, श्रीलंका पर भी इसने आक्रमण कर दिया। ऋग्वेद साथियों जो हमारा सबसे पुराना वेद है, तो ऋग्वेद के एक प्रसिद्ध टीकाकार हैं सायण, वो इसके कौन थे, प्रधानमंत्री थे हरिहर द्वितीय के। इसके काल में व्यापार को अत्यधिक बढ़ावा मिला था और 1406 ईस्वी में हरिहर द्वितीय की क्या हो गई थी साथियों, मृत्यु हो गई थी। अब हरिहर द्वितीय के बाद कौन राजा बनता है, तो वो बनता है इसी का बेटा देवराय प्रथम। ठीक है, अब देवराय प्रथम साथियों जब शासक बना, वो एक ऐसा समय था कि तुंगभद्रा नदी के आसपास का जो क्षेत्र था, दोआब क्षेत्र, उसको लेके बहमनी राजा और देवराय प्रथम यानी कि विजयनगर साम्राज्य के बीच में संघर्ष हो गया, युद्ध हो गया, जिसमें क्या हुआ, देवराय प्रथम हार गया और उस समय बहमनी शासक था फिरोज शाह बहमन। अब जब इनके बीच संधि जैसी स्थिति बनती है तो देवराय प्रथम अपनी बेटी की शादी बहमनी शासक फिरोज शाह बहमन से कर देता है और उसे कुछ दहेज भी देता है। और दहेज में क्या देता है, अपना एक क्षेत्र देता है बांकापुर नाम का। ठीक है, देवराय प्रथम ने एक काम और करा था, उसमें तुर्की जो धनुर्धर थे उनको शामिल किया था। और इसने एक महत्वपूर्ण काम किसानों के लिए ये किया था कि हरिद्रा और तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया था और उससे बहुत सारी नहरें निकाली गई थी, जिससे किसानों को बहुत ही फायदा हुआ था। ठीक है, आगे हम देवराय प्रथम के बारे में जान लेते हैं अपनी स्लाइड पर। देवराय प्रथम इसने शासन किया है 1406 से 1422 ईस्वी तक। हरिहर द्वितीय की मृत्यु के बाद उसी का पुत्र देवराय प्रथम शासक बनता है और शासक बनते ही वो ऐसा समय होता है कि बहमनी राज्य से तुंगभद्रा दोआब वाली जो जगह थी
उसके वर्चस्व के लिए क्या हो जाता है, युद्ध छिड़ जाता है और इस युद्ध में बहमनी शासक द्वारा देवराय प्रथम पराजित हो जाता है, यानी कि देवराय प्रथम हार जाता है। अब युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए जुर्माना लगता है इस पर, और जुर्माने में क्या होता है कि फिरोज शाह बहमन के साथ ये अपनी बेटी की शादी कर देता है और साथ में भविष्य में कोई विवाद पैदा ना हो उसके लिए बांकापुर एक क्षेत्र था, उसे दहेज के रूप में देना पड़ता है इसको। तो देवराय प्रथम ने अपनी सेना में तुर्की धनुर्धरों को भी शामिल किया था। सिंचाई के लिए इसने हरिद्रा और तुंगभद्रा नदी पर क्या बनवाया था, एक बांध बनवाया था जिससे बहुत सारी नहरें निकाली गई हैं। ठीक है साथियों, और इन नहरों से वहाँ की ज़मीन अच्छे से सींची गई, किसानों को थोड़ा सा फ़ायदा हुआ था। अब इसके बाद साथियों देवराय प्रथम के बारे में आगे जान लेते हैं। देवराय प्रथम के समय में एक इटली का यात्री आया था। इसके शासनकाल में अंतिम दिनों में इटली का एक यात्री आया था, निकोलो दी कांटी, और निकोलो दी कांटी ने उस समय देवराय प्रथम को एक शक्तिशाली शासक बताया था। ठीक है, अब 1422 में क्या होता है, देवराय प्रथम की मृत्यु हो जाती है। अब इसकी मृत्यु के बाद दो शासक बनते हैं। ठीक है, देवराय प्रथम की मृत्यु के बाद दो शासक ऐसे हैं जिनके बारे में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जो बहुत ही अल्पकाल के लिए बनते हैं। ठीक है, एक का नाम है वीर विजय और दूसरा है रामचंद्र। ये थोड़े ही समय के लिए शासक बनते हैं। इसके बाद अगला शासक कौन बनता है, तो देवराय प्रथम के बाद देवराय द्वितीय शासक बनता है। अब साथियों आप आगे देखोगे कि ये जो देवराय द्वितीय है कब शासक बना है, तो ये बना है 1422 में। अब यहाँ आप देख रहे हो कि देवराय प्रथम कब मर रहा है, तो ये भी 1422 में मरता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। तो 1422 से 1422 में ही देवराय द्वितीय शासक बन जाता है और इसके बीच में वीर विजय और रामचंद्र दो शासक और बन जाते हैं जिनके बारे में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि 22 से 22 में ही अगला शासक देवराय द्वितीय होता है, लेकिन वीर विजय और रामचंद्र 22 में ही 1422 में ही थोड़े समय के लिए या अल्पकाल के लिए शासक बनते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस देवराय द्वितीय की कि देवराय द्वितीय कैसा है। तो देवराय द्वितीय इस पूरे संगम वंश का सबसे महान शासक माना जाता है और ये हाथियों का शिकार बहुत करता था, इसलिए इसको गजबेटकर की उपाधि मिलती है। ठीक है साथियों, गजबेटकर कहते थे इसको। ठीक है, और इसके दरबार में कुछ विद्वान भी रहते थे, तेलुगु विद्वान। देवराज द्वितीय का एक काम और है, इसने सेना का पुनर्गठन किया, सेना का रीऑर्गेनाइजेशन किया, पुनर्गठन। ठीक है, और इसने इस पुनर्गठन में क्या किया, मुस्लिम सैनिकों को बहुत ज़्यादा भर्ती किया, मुस्लिम सैनिक, ये आपको याद रखना है। इसके बहुत मुख्य कामों में से एक है देवराय द्वितीय का ये काम। और क्या हुआ था, इसके समय में संगम वंश का पतन शुरू हो गया था। देवराय द्वितीय के समय से ही जब ये मरा तो इसकी मृत्यु के बाद संगम वंश का पतन शुरू हो गया था। ठीक है, अब हम इसकी जानकारी अपनी स्लाइड पर ले लेते हैं, स्लाइड पर देख लेते हैं। देवराय द्वितीय ने शासन किया 1422 से 1446 ईस्वी तक। देवराय द्वितीय संगम वंश का सबसे महानतम शासक माना जाता है। इससे ने गजबेटकर और इम्मादी देवराय जैसी उपाधियां धारण की। अब गजबेटकर का क्या मतलब होता है, हाथियों का शिकारी, हाथियों का शिकार करने वाला। ठीक है साथियों, हर विलासम एक पुस्तक है और इसके लेखक हैं श्रीनाथ। ये श्रीनाथ देवराय द्वितीय के दरबार में ही रहते थे। देवराय द्वितीय ने एक इम्पोर्टेंट काम क्या किया कि इसने जो सेना और प्रशासन का क्या किया, पुनर्गठन किया। जब सेना का पुनर्गठन किया तो इसने भारी संख्या में मुसलमानों को अपनी सेना में शामिल कर लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फारसी यात्री था एक अब्दुल रज्जाक, वो इसके शासनकाल में विजयनगर आया था, विजयनगर की यात्रा की थी उसने। अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर को सबसे भव्य नगर बताया, यानी कि जितने भी नगर उसने देखे थे उस समय उसमें सबसे भव्य नगर विजयनगर को बताया। 1440 में देवराय द्वितीय की मृत्यु हो गई और उसके बाद संगम वंश का पतन शुरू हो गया था। उसके बाद भी शासक बने, जैसे मल्लिकार्जुन है, ये गद्दी पर बैठा, इसे हम प्रौढ़ देवराय के नाम से जानते हैं। ठीक है साथियों, अब जो इस वंश का यानी कि संगम वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन था, विरूपाक्ष द्वितीय। तो विरूपाक्ष द्वितीय संगम वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, और विरूपाक्ष द्वितीय अंतिम था, इसका मतलब इसे मार के कोई अगला शासक बना होगा। तो इसकी हत्या इसके ही सेनापति ने कर दी थी जिसका नाम था सालुब नरसिंह। ठीक है, तो चंद्रगिरी का गवर्नर था उस समय, सेनापति था कौन, सालुब
नरसिंह, और सालुब नरसिंह ने विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या कर दी और सिंहासन पर अधिकार कर लिया। और इस तरह से एक नया वंश यहाँ से जन्म ले लेता है, सालुब वंश, और उसने सालुब वंश की स्थापना की। तो सालुब से सालुब आप मतलब रिलेट कर सकते हो कि सालुब वंश की स्थापना किसने की, तो सालुब नरसिंह ने की। और साथियों ये वंश बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चला, ये वंश केवल 20 वर्षों तक शासन कर पाया, 1485 से 1505 तक। 1485 से 1505 तक कौन सा वंश चला, 1505 तक ये सालुब वंश, ठीक है, जिसकी स्थापना किसने की, सालुब नरसिंह ने। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, सालुब वंश के बारे में। सालुब वंश, और ये शासन करता है 1485 से 1505 तक, यानी कि 20 वर्ष, ठीक है साथियों। तो ये सालुब वंश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम की दृष्टि से, इसलिए इसके बारे में हम बहुत कम ही पढ़ेंगे, जो कि बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, जो पूछा जा सकता है या जिससे हमें ये वंश क्रमागत समझ में आ जाएं, ठीक है। तो 1485 ईस्वी में संगम वंश के शासक विरूपाक्ष द्वितीय की उसी के ही सेनापति सालुब नरसिंह ने हत्या कर दी और विजयनगर में सालुब वंश की नींव रखी। अब साथियों विजयनगर में सालुब वंश की स्थापना तो कर दी नरसिंह ने, लेकिन ऐसा विजयनगर साम्राज्य में पहली बार हुआ था कि कोई उसी का सेनापति अपने शासक की हत्या करके और शासक बन जाए। तो इसीलिए इसे विजयनगर के जो इतिहास है उसमें क्या कहा गया है, प्रथम बलापहार, ठीक है। अब सालुब नरसिंह एक योग्य एवं प्रतिभा संपन्न शासक था, और इसके बारे में कुछ पढ़ना नहीं है, ये एक प्रतिभाशाली शासक था और योग्य भी था। 1490 ईस्वी में सालुब नरसिंह की भी मृत्यु हो जाती है। अब सालुब नरसिंह की जब मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद शासक कौन बनता है, तो इसका अल्पवयस्क पुत्र बनता है शासक। जब अल्पवयस्क पुत्र कोई शासक बनता था किसी भी राजा का, तो साथियों उसका एक संरक्षक नियुक्त होता था जो राजकाज संभालता था, क्योंकि वो व्यक्ति तो छोटा होता था, उसमें समझ इतनी नहीं होती थी। तो सालुब नरसिंह का अल्पवयस्क पुत्र शासक बन गया, जिसका संरक्षक कौन बना, तो नरसा नायक। नरसा नायक उसका कौन बन गया, संरक्षक बन गया। 1505 ईस्वी में जो नरसा नायक था अल्पवयस्क पुत्र का संरक्षक, उस नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने क्या किया, इम्माडी नरसिंह की हत्या कर दी, और यहीं से क्या होता है, सालुब वंश खत्म हो जाता है, सालुब वंश का अंत हो जाता है, और यहीं से एक नया वंश जन्म ले लेता है, तुलुब वंश। और तुलुब वंश एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जैसे संगम वंश है, ठीक है साथियों। तो यहाँ क्या हो जाता है, तुलुब वंश की स्थापना हो जाती है। अब हम आगे कौन सा वंश पढ़ेंगे, तो अब हम पढ़ेंगे तुलुब वंश। अब तुलुब वंश क्या होता है, तो इसमें वीर जो नरसिंह है उसने इस वंश की स्थापना की है, जो कि नरसा नायक का पुत्र था, ठीक है। अब जो वीर नरसिंह है उसका पूरा शासनकाल किस काम में लगा रहा साथियों, पूरे शासनकाल में वो आक्रमणों से प्रभावित रहा, विद्रोहों से प्रभावित रहा, आक्रमणों को रोकने, विद्रोहों को दबाने में ही लगा रहा। एक गवर्नर था उस समय। अब हम कहाँ पहुँच गए, 1505 के आसपास चल रहे हैं। आपको पता है कि 1498 में ही पुर्तगाली आना शुरू हो गए थे हमारे देश में। अब यहाँ से अंग्रेज़ों का आना शुरू हो गया था। तो एक पुर्तगाली गवर्नर था ना अल्मीडा, उससे इस नरसिंह का अच्छा संबंध था। अब साथियों बाद में ये नरसिंह भी मर जाता है कुछ समय बाद, और उसके बाद अगला शासक बनता है कृष्णदेव राय, और कृष्णदेव राय के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं तुलुब वंश को अपने स्लाइड पर। तुलुब वंश और इसका शासनकाल रहा है 1505 से 1565 ईस्वी तक। 1505 ईस्वी में वीर नरसिंह ने तुलुब वंश की स्थापना की। नरसिंह का जो पूरा शासनकाल है वो आंतरिक विद्रोह और आक्रमणों से प्रभावित रहा। इसका एक पुर्तगाली गवर्नर था, उसका नाम था अल्मीडा, उससे अच्छा संबंध था। इसने अल्मीडा के साथ घोड़ों के लिए एक समझौता किया था। 1509 में क्या होता है, इस नरसिंह की भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इसकी मृत्यु के बाद इसका जो शासक है वो सौतेला भाई बना कृष्णदेव राय, जिसे आप शॉर्ट में KDR भी बोल सकते हैं, कृष्णदेव राय, ठीक है, KDR ये शासक बनता है। और ये जो KDR है ना, कृष्णदेव राय, ये तुलुब वंश का ही नहीं, आप ये कह सकते हैं पूरे विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक रहा है साथियों, ठीक है। और इसकी महानता जितनी बताई जाए उतनी कम है।
तो साथियों, जब कृष्णदेव राय शासक बना तो इसके राज्य में जो अव्यवस्था, अशांति फैली हुई थी, उस सब को इसने नियंत्रण में कर लिया और कठोर कठोर कानून बना दिए। इसने क्या किया, इसने अभियान भी किए कई। इसने बीदर के शासक महमूद शाह को पराजित कर दिया। इसने रायचूर, जो दुआब और गुलबर्गा, इन दुर्गों को भी जीत लिया। कृष्णदेव राय ने क्या किया, गोलकुंडा को हराया, वारंगल पर भी अधिकार कर लिया। कृष्णदेव राय महान शासक तो था ही साथियों, लेकिन वो विद्वानों का बहुत अभिवादन करता था। तो उसके यहाँ 8 प्रमुख विद्वान रहते थे, जिसको हम अष्टदिग्गज कह सकते हैं। ठीक है। कृष्णदेव राय ने एक पुस्तक भी लिखी, ये खुद विद्वान था, और वो पुस्तक इसने, हम उसका नाम अभी आगे पढ़ेंगे। और वो पुस्तक इसने, जैसे अर्थशास्त्र थी ना कौटिल्य की, उसी आधार पर लिखी थी, राज व्यवस्था पर आधारित थी वो पुस्तक भी। चलो तो आगे बढ़ते हैं और कृष्णदेव राय के बारे में जान लेते हैं। कृष्णदेव राय, और इसने शासन किया है 1509 से 1529 ईस्वी तक, यानी कि 20 वर्ष इसने शासन किया है। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का तथा तुलुव वंश का सबसे महान शासक था। कृष्णदेव राय ने अपने राज्य में फैली अव्यवस्था और शांति पर नियंत्रण लाने के लिए कठोर कानून व्यवस्था स्थापित की। इसने 1510 में बीदर के शासक महमूद शाह को पराजित कर दिया। 1512 में रायचूर, दुआब और गुलबर्गा के दुर्गों को जीत लिया। ये आप कृष्णदेव राय का पोर्ट्रेट देख सकते हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। 1520 ईस्वी में कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा को हराकर वारंगल पर अधिकार कर लिया। कृष्णदेव राय महान शासक एवं विद्वान था, यानी कि बहादुर था, अच्छा शासक था, लेकिन विद्वान भी था, और इसी कारण इसे विद्वानों की परख भी थी। ठीक है। इसने अनेक विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। इसके दरबार में अष्टदिग्गज, यानी कि 8 प्रमुख विद्वान रहते थे। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में पेडन्ना सबसे प्रमुख थे। इसके 2 अष्टदिग्गज थे ना, 8 प्रमुख विद्वान, जैसे आगे चल के नवरत्न पढ़ेंगे आप, उसी तरह से इसके दरबार में 8 प्रमुख विद्वान रहते थे, जिनको हम अष्टदिग्गज कहते थे। और उन अष्टदिग्गजों में जो सबसे महत्वपूर्ण थे वो थे पेडन्ना। ठीक है, ये तेलुगु कवि थे। आगे देखते हैं। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में आमुक्त मल्यादा नामक एक पुस्तक की रचना की। कौन सी? आमुक्त मल्यादा। इसकी रचना की, जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तरह राज व्यवस्था पर आधारित पुस्तक है। ठीक है। कृष्णदेव राय को उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण आंध्र भोज कहा जाता है। उसका कल नहीं है साथियों, एक काल है। ठीक है, उसका काल तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है। तो ये था कृष्णदेव राय। अब कृष्णदेव राय के 8 दिग्गजों को देख लेते हैं, कौन कौन थे इसके दरबार में प्रमुख विद्वान। तो साथियों, कृष्णदेव राय के अष्टदिग्गज आप देख रहे हैं, यहाँ कृष्णदेव राय और ये इधर उधर कौन बैठे हैं, उनके दिग्गज बैठे हैं जो बहुत ही विद्वान हैं। तो कृष्णदेव राय के अष्टदिग्गज में कौन कौन आता है? एक आता है अल्लशानी पेडन्ना, ये जो सबसे प्रमुख थे। ठीक है। एक है नंदी तिम्मन, एक है धूर जटी, एक है माध्यगारी मल्लन, एक है अय्यल राजू रामभद्रुडू पिगली सूरन, एक है रामराज भूषण डू, इन्हें हम दूसरा नाम बोलते हैं भट्टमूर्ति के नाम से भी जानते हैं, और एक नाम शायद आपने सुना ही होगा, पंडित तेनालीराम कृष्णा। ठीक है साथियों, ये कृष्णदेव राय के 8 दिग्गज हैं। इनके नाम आप 2-4 बार पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा याद करने में तो टफ है, लेकिन एक बार पढ़ लोगे तो एग्ज़ाम में अगर आता है तो पहचान लोगे। ठीक है साथियों, अब आगे क्या होता है आगे देख लेते हैं। इसके पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क के साथ अच्छे संबंध थे। अल्बुकर्क यानी कि अब पुर्तगाल के लोग आना शुरू हो गए हैं। साथियों, सबसे पहले हमने मध्यकालीन भारत में मुस्लिम आक्रमण पढ़े, उसके बाद पूरा सल्तनत काल पढ़ा, सल्तनत काल के बाद विजयनगर साम्राज्य को पढ़ रहे हैं आज, उसके बाद बहमनी को पढ़ेंगे एक क्लास में, फिर थोड़ा सा पीछे से लौटेंगे और मुग़ल काल और पढ़ेंगे। ठीक है, उसके साथ हमारा जब ये ख़त्म हो जाएगा मध्यकालीन भारत, फिर आगे आधुनिक भारत को भी क्लियर करेंगे। तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में डोमिंगो पेस और बारबोसा नामक
पुर्तगाली यात्रियों ने विजयनगर की क्या की, यात्रा की। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इनके नाम पढ़ लेना कि इन दो लोगों ने, पुर्तगाली यात्री थे डोमिंगो पेस और बारबोसा, इन्होंने क्या किया, विजयनगर की यात्रा की। बारबोसा ने क्या कहा कि कृष्णदेव राय एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। ठीक है, कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर, इनकी माता का नाम था नागल देवी, एक नगर बसाया और वो नगर था नागलापुर, ये नगर बसाया। ठीक है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी, जिसका दूसरा नाम आप बाबरनामा भी कह सकते हैं, मैं कृष्णदेव राय को भारत का सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली शासक बताया है। 1529 ईस्वी में क्या होता है, कृष्णदेव राय की मृत्यु हो जाती है। तो 1529 ईस्वी में ये इतिहास का एक बहुत ही प्रमुख किरदार खत्म हो जाता है। ठीक है साथियों, ये कृष्णदेव राय 1529 में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये कृष्णदेव राय के बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। अब इसके बाद कृष्णदेव राय के उत्तराधिकारियों के बारे में देख लेते हैं कि इसके बाद कौन कौन से इसके उत्तराधिकारी थे। ठीक है, कृष्णदेव राय के उत्तराधिकारी, अब इसके उत्तराधिकारी देख लेते हैं। तो कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद उसका सौतेला भाई अच्युत देव राय शासक बना। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला शासक था सदाशिव राय, लेकिन सदाशिव राय एक ऐसा शासक था जिसकी ज़्यादा नहीं चलती थी और उससे ज़्यादा उसके मंत्री राम राय की चलती थी। ठीक है, राम राय कौन था, तो राम राय एक योग्य शासन प्रबंधक था, लेकिन एक सफल कूटनीतिज्ञ नहीं था, उसके अंदर कूटनीति ज़्यादा नहीं थी। उसने क्या किया, बहुत होशियारी में दम भरा, चालाकी से उसने बहमनी साम्राज्य के 5 राज्य, कौन कौन से, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरार, इनमें फूट डालने की कोशिश की, इधर का उधर किया, पूरी ताकत लगा दी फूट डालने की, लेकिन ये कूटनीतिक अच्छा था नहीं राम राय, तो फूट डाल तो नहीं पाया। तो इसने 5 राज्यों में फूट डालने की कोशिश की, किंतु परिणाम इसके ठीक विपरीत हुआ। बहमनी साम्राज्य के 5 राज्य में से एक बरार को अगर छोड़ दें तो शेष जो 4 राज्य थे उन्होंने 1565 में विजयनगर पर हमला कर दिया। ठीक है साथियों, और जब हमला कर दिया तो एक युद्ध होता है उसके बीच में, जिसे हम तालीकोटा के युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस युद्ध को हम तालीकोटा के युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध के बाद विजयनगर को लूटकर ध्वस्त कर दिया गया, राम राय को पकड़कर उसकी हत्या कर दी गई। वर्तमान में कर्नाटक के हम्पी नामक स्थान पर इसके अवशेष मिलते हैं। ये तालीकोटा के युद्ध को आप चित्र में थोड़ा सा देख सकते हो। ठीक है, और साथियों यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि ये जो वंश है ये समाप्त हो जाता है और यहाँ से एक नया वंश शुरू हो जाता है, जिसे हम अराविडू वंश या आरविडू वंश के नाम से जानते हैं। तो उसे भी अपनी स्लाइड पर देख लेते हैं। अराविडू वंश, और ये वंश चलता है 1570 से 1652 ईस्वी तक। ठीक है साथियों, इसे हम अराविडू या आरविडू बोल सकते हैं, ये आप ध्यान रखना, मैं कुछ भी एक बोल सकता हूँ। तो अराविडू वंश की स्थापना 1570 ईस्वी के लगभग तिरुमल ने पेनुकोंडा में की थी। साथियों, ये वंश भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सारे वंशों का जब हम सीक्वेंस कर रहे हैं तो अच्छे से समझेंगे, अपनी क्लास को पूरा करेंगे। ठीक है, और यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन तो सकता है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी बन जाता है। तो इसकी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उसे तो आप पढ़ के ही जाइए। ठीक है, यह दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य का चौथा और अंतिम वंश था। इस वंश के शासक वेंकट द्वितीय ने चंद्रगिरी को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश का जो अंतिम शासक था वो श्रीरंग तृतीय था, जिसके राज्य में तंजौर, मैसूर और मदुरई आदि स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हुआ और विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। ठीक है साथियों, अब ये हमने आरविडू वंश के इम्पोर्टेंट फैक्ट को देख लिया, इसे हम रिपीट कर लेते हैं। अराविडू वंश की स्थापना किसने की थी? तिरुमल ने की थी। ठीक है, यह दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य का चौथा और अंतिम वंश था। इस वंश के शासक वेंकट द्वितीय ने चंद्रगिरी को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था श्रीरंग तृतीय, और इसके राज्य में तंजौर, मैसूर, मदुरई ये स्वतंत्र राज्यों के रूप में निकल गए। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य का क्या हो गया? पतन हो गया। ये था इसका अंतिम वंश, आरविडू वंश। अब हम साथियों विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को भी देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं।
विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था। अब प्रशासन की व्यवस्था कैसी थी? तो प्रशासन की व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। राजा को राय की उपाधि से संबोधित किया जाता था। राजा के भव्य राज्याभिषेक की परंपरा थी। युवराज के राज्याभिषेक को युवराज पट्टाभिषेकम कहा जाता था। ठीक है साथियों। सम्राट सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। राज्य संबंधित जो कार्यक्रम थे उनके संचालन के लिए एक राज्य परिषद होती थी। केंद्र में दंडनायक उच्च अधिकारी भी होते थे। विभिन्न अधिकारियों की विशेष श्रेणी को दंडनायक कहा जाता था। ठीक है, ये इसकी इम्पोर्टेंट प्रशासनिक व्यवस्था के फैक्ट हैं। आगे भी देख लेते हैं। अब इस समय क्या होता था, जो इनका प्रांत होता था वो निम्न इकाइयों में बटा होता था। कौन कौन सी? राज्य को कहते थे मंडलम, जिला होता था कोट्टम, परगना होता था नाडू, मेला ग्राम होता था 50 गांवों का समूह, और गांव होता था उर। ठीक है। प्रांत में जो शासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए गवर्नरों का प्रमुख उत्तरदायित्व होता था। ठीक है, गवर्नरों का काम होता था प्रांत में शासन व्यवस्था बनाए रखना। ग्रामीण प्रशासन के संचालन के लिए प्रत्येक गांव को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इनके संचालन के लिए 12 अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी, जिन्हें संयुक्त रूप से आयंगर कहते थे। जो गांव को चलाते थे 12 अधिकारी, उनको हम आयंगर कहते थे। और इन्हें वेतन नहीं मिलता था। इन्हें क्या मिलता था? भूमि मिलती थी, लेकिन उस पर टैक्स नहीं होता था। तो इन्हें वेतन के बदले कर मुक्त भूमि प्रदान की जाती थी, और यह अधिकारी वंशानुगत होते थे। ठीक है साथियों। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में। राज्य विशेष धार्मिक सेवाओं के लिए ब्राह्मण मंदिरों और मठों को भूमि दान में देता था। इस प्रकार दान में भूमि कैसी होती थी? कर मुक्त होती थी, टैक्स नहीं लगता था उस पर। ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी इस समय, यानी कि विजयनगर साम्राज्य में, उसे ब्रह्मदेय कहते थे। मंदिरों के लिए जो भूमि दान दी जाती थी उसे देवदेय कहते थे, देवताओं के लिए देय। ठीक है। मठों के लिए जो भूमि दान दी जाती थी उसे मठापुर भूमि कहते थे। अब देख लेते हैं अमरम। अमरम क्या होता है? यह भूमि का सबसे बड़ा वर्ग था जो नायकों को प्रदान किया जाता था, किंतु भूमि पर नायकों का स्वामित्व नहीं होता था, बल्कि इससे होने वाली आय पर उनका विशेष अधिकार होता था। आप इस चीज़ को समझ लीजिए, भूमि का स्वामित्व नहीं मिलता था, किसी को भूमि मिल जाती थी, वो केवल आय के मालिक होते थे। ठीक है। भू राजस्व आय का सबसे बड़ा स्रोत था, जो सामान्य तौर पर उपज का 1/6 भाग होता था। ठीक है साथियों, ये उपज का 1/6 भाग होता था। अब बात कर लेते हैं सिक्कों की। उस समय कैसे सिक्के चलते थे? तो विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध जो सिक्का था वो सोने का था, वराहा। ठीक है, जो 52 ग्रेन का होता था। इसे ही विदेशी यात्रियों ने पैगोडा कहा था। चांदी के छोटे सिक्के थे जिनको तार कहा जाता था। हरिहर प्रथम के सिक्कों पर हनुमान और गरुड़ की आकृतियां थीं। आरबिडू वंश के जो शासक थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, और उनके सिक्कों पर चक्र और शंख अंकित हैं। पुर्तगालियों ने विजयनगर के सिक्कों की तुलना हूणों के सिक्कों से की है। ठीक है साथियों, ये आप सिक्कों के पोर्ट्रेट देख सकते हैं, सिक्के देख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको विजयनगर साम्राज्य बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम बहमनी साम्राज्य करेंगे और उसके बाद मुगल साम्राज्य पढ़ना शुरू कर देंगे। अगर दोस्तों आपको आज की वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।